प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले ही मैं 3 जिलों पुंछ, किश्तवाड़ और डोडा का दौरा करके लौटा हूँ। बहुत सालों से असंतुलित विकास से पीड़ित क्षेत्रों में आज एक नई ऊर्जा का जन्म हो रहा है। परिवर्तन और समाज की गति में हमेशा एक इंटर रिलेशनशिप होता है। परिवर्तन अनंत संभावनाएं लाता है और समाज उसकी जड़ों के विस्तार के लिए जमीन तैयार करता है। आज जिस ऊर्जा से, जिस आकांक्षा से समाज के सभी वर्ग राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे हैं, उसे देखकर मैं आश्वस्त हूं कि समता और सामाजिक समरसता के रास्ते पर चलकर हम आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर सकेंगे। संस्कृत का एक सूत्र है मनुष्यत्वम, यानी मनुष्य चेतना। जिस समाज में गतिशीलता आती है, प्रगति की आकांक्षा पैदा होती है, उस समाज की चेतना अपने कृत्य से नवनिर्माण के लिए जागृत हो जाती है। मिट्टी एक ही है, लेकिन हम उससे अलग अलग रूप के अनेक घड़े बना सकते हैं। लोहे को पिघलाकर अनेक डिजाइन तैयार की जा सकती है। इसी तरह अवसरों का लाभ उठाकर एक जागृत समाज भी अपने आप को बदलती हुई वैश्विक व्यवस्था के अनुरूप ढाल सकता है। इन जिलों में एक नई सामाजिक चेतना का जन्म हुआ है और यह नई चेतना इसलिए पैदा हुई है कि अब आम आदमी अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हुआ है। एक एक व्यक्ति के अंदर बदलाव से ही नए समाज का निर्माण संभव है। प्रशासन की पारदर्शिता, नीतियों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन ने एक स्वाभिमानी और रचनात्मक व्यवस्था विकसित करने में मदद की है। विकास की प्राथमिकताओं के इंतजाम, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और आवश्यक संसाधन जागृत समाज के साथ मिलकर इस अमृत काल में जम्मू कश्मीर के समृद्ध काल की रचना करें, इसके लिए हमारा प्रशासन पूरी तरह से कृत संकल्पित है। बांदीपोरा की 2 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स बिनेत इस्लाम और शबनम मसूद ने रिसर्च के क्षेत्र में प्रशंसनीय काम किया है। कश्मीर घाटी में बर्फबारी के दिनों में सड़कों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है और लोगों की असुविधा के अलावा रेवेन्यू का भी नुकसान होता है। इसकी फिक्र इन 2 बच्चियों को थी और उन्होंने रोड कंस्ट्रक्शन में बायोमेडिकल वेस्ट इस्तेमाल करके रोड को ड्यूरेबल बनाने का प्रयास किया है। इनकी बनाई हुई 20 मीटर रोड की टेस्टिंग की गई थी और दोनों को हाल ही में बेस्ट यंग इनोवेटर अवार्ड से नवाजा गया है। बिनेत और शबनम अभी एमटेक की पढ़ाई पूरी कर रही हैं और उनका मानना है कि अगर उनके इनोवेशन को कमर्शियली लॉन्च किया जाए तो प्रति मीटर सड़क बनाने में लगभग 500 रुपये की बचत होगी और बायोमेडिकल वेस्ट के हैजार्ड से भी बचा जा सकेगा। मैं रोड तथा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को अवश्य निर्देश दूंगा इन दोनों इनोवेटर्स से संपर्क करें और किस प्रकार से उनके इस इनोवेशन का उपयोग किया जा सकता है, इसका भी अध्ययन करें। रियासी जिले के कोठिया पंचायत की सरपंच नीलम शर्मा ने सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का एक नया उदाहरण पेश किया है। उम्मीद सेल्फ हेल्प ग्रुप की 4 क्लस्टर्स की महिलाओं के साथ मिलकर उन्होंने शिवखोड़ी के नज़दीक डोगरा हाट की स्थापना की है और यहाँ आने वाले पर्यटकों को लगभग 20 प्रकार के डोगरा व्यंजन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। डोगरा हाट का संचालन कर रही सभी महिलाओं को आर्थिक सहायता के साथ साथ पेंट्री मैनेजमेंट, पैकिंग टेक्निक, सोशल मीडिया स्किल्स तथा ऑर्डर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग भी दी गई। नीलम जी के अलावा इस हाट से जुड़ी श्रीमती सुमन बाला, श्रीमती बिमला देवी, श्रीमती ममता देवी और श्रीमती कमला देवी ने इलाके की अन्य महिलाओं को भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए प्रेरित किया है।
उनके इस अभियान से शिवखोड़ी में उम्मीद सेल्फ हेल्प ग्रुप का रजिस्ट्रेशन काउंटर भी शुरू किया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है डोगरा हाट से शुरू हुई सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की यह क्रांति अन्य महिलाओं के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाएगी। मैं श्रीमती नीलम शर्मा जी तथा इस अभियान में उनके साथ जुड़ी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पिछले कुछ दिनों से अखबारों में बडगाम के दो गांव संगलीपुरा तथा लक्ष्मणपुरा की चर्चा है। इन दोनों गांवों के मास्टर कारपेट वीवर नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के लिए 12 कारपेट बना रहे हैं। कुल मिलाकर 12 परिवारों के 48 आर्टिजन इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट में अपना योगदान दे रहे हैं। इस प्रोजेक्ट से जुड़े यंग कलाकार अब्दुल रहीम का कहना है कि देश की संसद के लिए कारपेट बुनना उनके तथा साथी आर्टिजन्स के लिए बड़े गर्व की बात है। इस प्रोजेक्ट से जुड़ी शरीफा बानो तथा साथी कलाकारों का मानना है कि देश की संसद के लिए बनाए जा रहे कारपेट से इन गांवों को नई पहचान मिलेगी। मैं मानता हूं कारपेट वीविंग से जुड़ी महिलाओं को भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने का अवसर मिलेगा। हमारे कुशल आर्टिजन देश की परंपरा, रीति रिवाज और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। साधारण से दिखने वाले धागे को संस्कृति के प्रतीक के रूप में पिरोना किसी साधना से कम नहीं है। पार्लियामेंट बिल्डिंग के लिए बन रहे इन सभी 12 कारपेट्स के प्रत्येक स्क्वायर इंच में 2400 नॉट्स लगे हैं, जिसे डिजाइन में कविता कहना उचित होगा। प्रशासन ने जम्मू कश्मीर के कारपेट को प्रमोट करने के लिए जीआई सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग, लेबलिंग और ट्रेनिंग के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और इसी वर्ष फरवरी में पहली बार क्यूआर कोड भी लॉन्च किया गया था। मुझे विश्वास है इस सफर में हमारे कलाकार जिस तरह से एक के बाद एक नए मुकाम हासिल कर रहे हैं, उसी तरह कारपेट के एक्सपोर्ट में भी आने वाले दिनों में हमें तरक्की देखने को मिलेगी। कृषि क्षेत्र में डाइवर्सिफिकेशन के द्वारा किसान भाइयों की आमदनी बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। मैं आज विशेष रूप से रजौरी के 2 किसान भाई देवेंद्र कुमार तथा अंजुम जावेद एवं कठुआ के धीरज शर्मा का जिक्र करना चाहूँगा, जिन्होंने स्ट्रॉबेरी तथा एप्पल के हाई डेंसिटी प्लांटेशन की शुरुआत की है। पहले जहाँ एक फसल से देवेंद्र जी की आय 15,000 रुपये सालाना थी, वहीं अब उतनी ही जमीन में स्ट्रॉबेरी लगाकर वो लगभग 3.5 लाख रुपए सालाना कमा रहे हैं। धीरज शर्मा जी अपने खेत में पारंपरिक फसल के अलावा स्ट्रॉबेरी तथा एग्जॉटिक वेजिटेबल्स उगा रहे हैं और उनकी आमदनी बढ़कर लगभग 10 लाख रुपए सालाना हो गई है। बहुप्रतीक्षित भूमि सुधारों की वजह से अंजुम जावेद साहब को 3 कैनाल खेत में हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन का अवसर मिल सका है। जहाँ पहले उस खेत में मक्के की खेती से उन्हें 10,000 रुपये सालाना आमदनी होती थी, वही अब उनकी आमदनी 3 लाख रुपए हो गई है। आज आसपास के गांवों के किसान भी उनका अनुसरण करते हुए इनोवेटिव खेती किसानी की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। अनेक ऐसे किसान भाई जो शुरू में थोड़े असमंजस में थे, उन्हें भी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से ट्रेनिंग तथा आर्थिक सहायता मुहैया कराई जा रही है। विविधता में एकता सदियों से हमारे देश की पहचान रही है। समाज के हर एक वर्ग की अपनी अनूठी सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत है और यह विरासत अनेक रूपों, अनेक रंगों में प्रकट होती है। बडगाम जिले के सगीन गांव की रहने वाली सूफी कवित्री हलीमा कादरी अनपढ़ है, लेकिन यह बाधा उन्हें सूफी गीतों की रचना करने से नहीं रोक सकी। उन्होंने कुछ लिखने वालों की मदद से उन गीतों को एक संग्रह में जीवंत किया है और उनकी यह साधना आज भी अनवरत जारी है। मैं हलीमा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और संस्कृति विभाग को निर्देश देता हूं कि हलीमा जी की कविताओं का एक संग्रह तैयार करने में मदद करें। जम्मू कश्मीर के युवा एथलीट दानिश मंजूर को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यह उनके होम टाउन बारामूला तथा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए गर्व की बात है।
फिटनेस को हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया अभियान का शुभारंभ किया गया था। मुझे विश्वास है दानिश की प्रेरणा से जम्मू कश्मीर के नौजवान अधिक शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन शैली की ओर अग्रसर होंगे और फिट जम्मू कश्मीर अभियान को बढ़ावा देंगे। हमारे संस्कृति में श्रमण शब्द का बारंबार उपयोग हुआ है। इसका अर्थ है श्रम मूल्यवान है, पुरुषार्थ सर्वोपरि है। जो इंसान जीवन में एक संकल्प के साथ जूझता है, संघर्ष करता है, उसके लिए आकाश मुट्ठी में समा सकता है। इंसान का संकल्प ही समाज सेवा की अग्नि को प्रज्वलित करता है और जीवन ऊर्जा की मशाल को जलाए रखता है। उधमपुर से नीतीश खजूरिया ने सभी जिलों में चल रहे प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले श्रमिकों के सम्मान के संबंध में मुझे एक पत्र भेजा है। नीतीश ने लिखा है कि सभी 20 जिलों में प्रोजेक्ट के उद्घाटन के अवसर पर जिले के अधिकारी उस प्रोजेक्ट से संबंधित श्रमिकों को आमंत्रित करें। उनका वैसा ही सम्मान किया जाए जैसा सम्मान उस प्रोजेक्ट से संबंधित इंजीनियर्स तथा अन्य अधिकारियों का होता है। उन्होंने सभी जिलों में हर महीने के एक दिन श्रमदान का भी सुझाव दिया है ताकि सेवा भावना से महीने के कुछ घंटे प्रत्येक नागरिक कम्युनिटी की भलाई के कार्यों में समर्पित कर सके। नीतीश ने अनेक राज्यों में इस प्रकार के आयोजनों का उदाहरण देते हुए लिखा है कि श्रमिकों के सम्मान और श्रमदान से जन भागीदारी और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना दोनों प्रगाढ़ होगी। नीतीश, आपके पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रमिकों के सम्मान से संबंधित सुझाव पर मैं लेबर डिपार्टमेंट के माध्यम से सभी डिप्टी कमिश्नर्स तथा लेबर ऑफिसर्स को आवश्यक कार्रवाई करने का अवश्य निर्देश दूंगा। मैं मानता हूं अगर आज जम्मू कश्मीर एक मजबूत आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है तो उसका श्रेय लाखों महिला पुरुष श्रमिकों को भी जाता है। उनके अथक परिश्रम से इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि क्षेत्र का भी पुनरुत्थान हुआ है। श्रमिकों के पसीने तथा कौशल के बिना हम अपने भविष्य के भौतिक ढांचे के निर्माण की कल्पना नहीं कर सकते। मैं श्रमिक वर्ग को जम्मू कश्मीर के विकास का अभिन्न अंग मानता हूं तथा जिस इंडस्ट्रियलाइजेशन की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें श्रम बल का महत्वपूर्ण योगदान होगा। असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों के कल्याण के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अनेक नई पहल की है। श्रमिकों का डेटाबेस तैयार किया गया है और ई श्रम रजिस्ट्रेशन में एक अभियान चलाकर 38 लाख लोगों का पंजीकरण किया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर को बेस्ट यूनियन टेरिटरी के अवार्ड से भी नवाजा गया है। उन्हें पेंशन सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना के तहत 1.5 लाख से ज्यादा श्रमिक महिला एवं पुरुषों का पंजीकरण किया गया है। कोरोना की वजह से कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम कर रहे श्रमिकों को आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसे सभी श्रमिक भाइयों बहनों को 120 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है, जिससे अनेक परिवारों को संबल मिला है। सांबा जिले में श्रमिक वर्ग को रात में विश्राम करने के लिए सराय या हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इस वर्ष ही वहां एक श्रम सराय का निर्माण पूरा कर लिया गया है। आपके श्रमदान के सुझाव की मैं सराहना करता हूं। डल झील पर अथवास सफाई अभियान ने इसकी सफलता भी देखी है। अथवास का मतलब है हाथ मिलाना और प्रशासन के साथ मिलकर सामुदायिक भागीदारी से अपनी विरासत के संरक्षण के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। मैं सभी पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए सम्मानित जनप्रतिनिधियों तथा अर्बन लोकल बॉडीज के सभी मेंबर से आग्रह करता हूं कि अपने अपने इलाके में कम्युनिटी की भलाई के लिए कार्यों को चिन्हित करके इस अभियान को महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर से शुरू किया जाए। मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि प्रशासन से जरूरी सहयोग अवश्य मुहैया कराया जाएगा। जम्मू से अंबिका समनोत्रा ने रिवर लेक ब्यूटिफिकेशन तथा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट पर कुछ सुझावों के साथ मुझे पत्र भेजा है। अंबिका ने लिखा है कि जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी रिवर्स
तथा लेक के लिए इंटीग्रेटेड प्लान बनाया जाए। प्रत्येक रिवर लेक के ब्यूटिफिकेशन तथा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के लिए एक स्पेशल पर्पज व्हीकल स्थापित किया जाए। उन्होंने लिखा है, देश के अन्य भागों तथा जम्मू कश्मीर में भी रिवर रिजुवनेशन प्रोजेक्ट में उस रिवर की सामाजिक तथा सांस्कृतिक महत्ता की जानकारी रखने वाले एक्सपर्ट की कमी है। अंबिका का कहना है कि हर एक ऐतिहासिक रिवर तथा लेक का स्पेशल पर्पज व्हीकल धन का सही उपयोग भी कर सकेगा और लोकल एक्सपर्ट्स की मदद से उस क्षेत्र के नेचुरल, सोशल, कल्चरल एस्पेक्ट को ध्यान में रखकर रिवर तथा लेक के होलिस्टिक डेवलपमेंट में योगदान दे सकेगा। अंबिका ने लेक तथा रिवरबेड पर हो रहे इंक्रोचमेंट का भी जिक्र किया है और प्रशासन से आग्रह किया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए। अंबिका, आपके सुझावों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पत्र मिलने के पश्चात मैंने अपने ऑफिस को निर्देश दिया था कि वर्तमान स्थिति की समीक्षा की जाए। डल तथा नगीन लेक के कंजर्वेशन ब्यूटिफिकेशन के लिए LCMA काम कर रहा है। सुरिनसर मनसर डेवलपमेंट अथॉरिटी टूरिज्म तथा सुरिनसर एवं मानसर लेक के ब्यूटिफिकेशन के लिए कार्य कर रही है। तवी, चिनाब तथा झेलम रिवर की जिम्मेदारी इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंतर्गत है। वूलर और मनसबल लेक के लिए भी अलग अलग अथॉरिटी काम कर रही है। LCMA अन्य अथॉरिटीज तथा इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कंजर्वेशन तथा फ्लड कंट्रोल का सालों का अनुभव है। मैं आपके सुझावों पर उन्हें अधिक सिनर्जी स्थापित करने और प्रत्येक रिवर तथा लेक के लिए एक स्पेशल कंपोनेंट तैयार करने का सुझाव दूंगा। मेरा ऑफिस लगातार एक्सपर्ट्स के संपर्क में है। हमारी कोशिश है कि वर्तमान में चल रहे सभी प्रोजेक्ट्स हॉलिस्टिक तरीके से उस क्षेत्र की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक वैल्यूज को संरक्षित रखते हुए पूरे किए जाएं। श्रीनगर से उमर देवानी ने टूरिज्म सेक्टर से संबंधित एक पत्र लिखा है। उमर ने खूबसूरत टूरिस्ट लोकेशन पर ग्लैम्पिंग डोम या लग्जरी टेंट स्थापित करने का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि नए लोकेशन पर ग्लैम्पिंग डोम स्थापित करने से हॉस्पिटलिटी सेक्टर देश विदेश से आने वाले टूरिस्ट को अलग एक्सपीरियंस दे सकेगा। उन्होंने प्राइवेट प्लेयर्स को इस योजना में शामिल करने का आग्रह किया है। उन्होंने लिखा है कि इससे न सिर्फ वैल्यू एडिशन होगा बल्कि इन्वेस्टमेंट पर बेहतर रिटर्न भी आएगा। चूंकि कैंप इकोलॉजिकली सस्टेनेबल है, इसलिए उमर ने सुझाव दिया है कि प्रशासन की तरफ से पहल करके ऐसी एजेंसीज को जम्मू कश्मीर में इनवाइट किया जाए जो टूरिज्म बिजनेस से जुड़े लोगों को जागरूक कर सकें और ग्लैम्पिंग डोम स्थापित करने में उनकी मदद भी करें। टूरिज्म से ही संबंधित एक सुझाव अखनूर से राजेश शिव ने भेजा है। उन्होंने लिखा है कि विलेज टूरिज्म तथा होम स्टे के बेहतर इम्प्लीमेंटेशन के लिए पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। राजेश का कहना है कि जनप्रतिनिधि होम स्टे और टूरिस्ट विलेज के लिए चिन्हित जगहों पर सुविधाओं के इंतजाम और उनकी मेंटेनेंस में डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की मदद कर सकते हैं। वह यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि अतिथियों की आवभगत तथा फैसिलिटीज में किसी प्रकार की कोई कमी न हो। उमर तथा राजेश, आप दोनों के सुझावों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले महीने ही टूरिज्म डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग मैंने ली थी। जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट की भारी संख्या को देखते हुए हमने इस वर्ष 10 नए इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें टूरिस्ट के रहने के लिए 2 तरह की व्यवस्था की जा रही है। पहला होम स्टे, जिसके जरिए उन्हें गाँव में रहने तथा एक्सपीरियंस मिले, और दूसरा ऑफ बीट डेस्टिनेशंस पर टेंट सिटी की स्थापना, ताकि वहां आने वाले पर्यटक प्रकृति को करीब से महसूस कर सकें। आपको अवश्य मालूम होगा कि गुरेज को इस वर्ष इंडिया के बेस्ट ऑफ बीट डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है। वहां भी टूरिस्ट के लिए टेंट एकोमोडेशन की व्यवस्था की गई है। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने मेरे ऑफिस को जानकारी दी है कि हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में होम स्टे और ग्लैम्पिंग डोम स्थापित करने में वहाँ के हॉस्पिटलिटी बिजनेस से जुड़े प्राइवेट प्लेयर्स ने रुचि दिखाई है और मनाली में ऐसी व्यवस्था की गई है।
मैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े सभी बिजनेस ओनर्स का आह्वान करता हूँ। उमर का सुझाव अत्यंत उत्तम है और यह ग्लैम्पिंग डोम जम्मू कश्मीर के टूरिज्म के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप लोग इसमें आगे आकर पहल करें। प्रशासन की तरफ से आपको हर प्रकार की सहूलियत जरूर दी जाएगी। राजेश जी का सुझाव प्रशंसनीय है। विलेज टूरिज्म के प्रमोशन के लिए तथा होम स्टे में टूरिस्ट को बेहतर सुविधा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से गांव की महिलाओं को जोड़ा है और उन होम स्टे की बुकिंग देश की सबसे बड़ी ट्रैवल टेक कंपनी ओयो होटल्स के जरिए की जा रही है। जम्मू तथा कश्मीर दोनों संभाग की महिलाएं मिलकर इन होम स्टेज को चला रही हैं। पिछले कुछ महीनों में ही इसकी वजह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक बदलाव देखने को मिला है। इस वर्ष हमने बॉर्डर टूरिज्म के प्रमोशन का भी काम हाथ में लिया है और मैं पंचायती राज संस्थाओं के सभी जनप्रतिनिधियों से भी अनुरोध करूंगा कि विलेज टूरिज्म तथा बॉर्डर टूरिज्म के प्रमोशन तथा इंतजामों में प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप भी काम करें। प्यारे भाइयों और बहनों, सामाजिक व्यवस्था के कुछ गहन आयाम हैं। उनमें से एक जन भागीदारी है। अक्सर कहा जाता है कि सभी समस्याओं का समाधान प्रशासन के पास होता है, लेकिन वैश्विक प्रगति के अनुभव से ने यह साबित किया है कि प्रत्येक नागरिक की भागीदारी के बिना प्रशासनिक नीतियां कारगर नहीं हो सकती। टूरिज्म से जुड़ा जो सुझाव राजेश छिब ने दिया है वो तेजी से बदलती वैश्विक व्यवस्था में हर एक गांव को अपने पैरों पर स्वयं खड़े होने का अवसर प्रदान करता है। महात्मा गांधी का कहना था कि हमें गांवों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना चाहिए। प्रशासन इस दिशा में विकास का बीज उपलब्ध करवा सकता है, लेकिन उस बीज का सही इस्तेमाल करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। एक छोटी सी कहानी है। एक राजा के 3 बेटे थे। राजा तय नहीं कर पा रहा था कि किस बेटे को वह अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करे। एक दिन उसे एक उपाय सूझा। उसने तीनों बेटों को बुलाकर फूलों के बीज दिए और कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, 2 महीने में लौटूंगा। जो बीज मैं तुम्हें देकर जा रहा हूँ इन्हें संभाल कर रखना। एक भी बीज खराब नहीं होना चाहिए और लौटकर जब तुम मुझे वही बीज वापस दोगे तो मैं अपना उत्तराधिकारी चुनूंगा। राजा के जाने के बाद बड़े बेटे ने सोचा कि अगर बीज घर में रखा तो चूहे खा जाएंगे, इससे अच्छा है कि इसे बेच दिया जाए और जब पिताजी वापस आएंगे तो नए बीज उन्हें खरीद कर दे दिया जाएगा। दूसरे बेटे ने सोचा कि हो सकता है पिताजी इसी बीज की मांग करें, इसलिए अच्छा होगा कि इसे ही संभाल कर रख लिया जाए और उसने बीज को एक तिजोरी में बंद करके रख दिया। तीसरे बेटे ने घर के पीछे की जमीन साफ की, उसमें बीज बो दिए। 2 महीने बाद राजा वापस लौटा। उसी दिन बड़ा बेटा बाजार जाकर नए बीज खरीद लाया। राजा ने कहा कि यह वो बीज तो नहीं है मैंने जो तुम्हें दिए थे, तुम अपनी परीक्षा में फेल हो गए। दूसरे बेटे ने तिजोरी खोली, बीज का पैकेट राजा को पकड़ा दिया और बोला यह वही बीज है जो आपने दिए थे। राजा ने पैकेट खोलकर देखा तो बीज तो सड़ गए थे। उसने दूसरे बेटे से भी कहा कि तुम अपनी परीक्षा में फेल हो गए। माना कि यह वही बीज है जो मैंने तुम्हें दिए थे, लेकिन अब इनके पौधा बनने की संभावना समाप्त हो गई। अब राजा ने तीसरे बेटे की तरफ देखा। तीसरा बेटा राजा को घर के पीछे ले गया और वहां तो दूर दूर तक फूल ही फूल खिले हुए थे। तीसरे बेटे ने राजा से कहा यह उसी बीज के पौधे हैं, बीज तो नहीं है लेकिन अब कुछ दिनों में करोड़ों बीज पैदा करने की इनमें क्षमता है। राजा फूलों से भरे उस खेत को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और कहा कि तुम मेरे सच्चे उत्तराधिकारी हो। सच्चा उत्तराधिकारी वही होता है जो संपदा को जीवित रखे। जन भागीदारी सामाजिक व्यवस्था की एक ऐसी संपदा है जो समृद्धि का विस्तार करती है और समाज में एक नई ऊर्जा पैदा करती है। जिस समाज में जन भागीदारी की जड़ें गहरी होंगी, उस समाज में लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति के साधन भी निर्मित हो जाते हैं। कुपवाड़ा से मकसूद अहमद तथा श्रीनगर से सबीर अहमद शाह ने एलजी रोलिंग ट्रॉफी के एक्सपेंशन के संबंध में एक पत्र भेजा है।
मकसूद और सबीर ने लिखा है कि क्रिकेट में एलजी रोलिंग ट्रॉफी ने यूनियन टेरिटरी के सभी ब्लॉक तथा कॉलेज में युवाओं को प्रेरित किया है और इसकी वजह से आज बहुत से टैलेंट को मौका मिल रहा है। उनका कहना है कि एलजी रोलिंग ट्रॉफी में स्पोर्ट्स की अन्य डिसिप्लिन को भी शामिल किया जाए तथा एथलेटिक्स के युवा टैलेंट के लिए भी इस कार्यक्रम को शुरू किया जाए। मकसूद तथा सबीर, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले वर्ष जब एलजी रोलिंग ट्रॉफी शुरू की गई थी तो एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि स्पोर्ट्स के अलावा युवाओं के ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सभी कॉलेज में डिबेट की भी प्रतिस्पर्धा की जाएगी। अभी क्रिकेट के लिए सिलेक्शन शुरू किया गया है और जम्मू कश्मीर के हर जिले से हजारों खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। अभी पिछले सप्ताह ही मैंने ब्लॉक स्तर के ट्रायल के लिए युवाओं की भीड़ देखी और मैं आपको तथा सभी नौजवानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जल्द ही फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल के लिए भी ट्रायल शुरू किए जाएंगे। आपके एथलेटिक्स में एलजी रोलिंग ट्रॉफी शुरू करने के सुझाव पर मैं यूथ सर्विस डिपार्टमेंट तथा स्पोर्ट्स काउंसिल और मिशन यूथ को विचार करके उचित निर्णय लेने का निर्देश दूंगा। गांदरबल से फारूक गांदरबली ने मेडिकल टूरिज्म के प्रमोशन से संबंधित एक सुझाव भेजा है। फारूक ने लिखा है कि जम्मू कश्मीर में टूरिज्म नई ऊंचाइयों को छू रहा है और खासकर कश्मीर वैली में शांति स्थापित करके संस्कृति और पुराने ट्रेडिशन को सफलतापूर्वक रिवाइव किया गया है। अब माकूल समय आ गया है कि कश्मीर वैली में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए और यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से यह गेम चेंजर साबित होगा। उनका कहना है कि देश भर से मिडिल क्लास वर्ग जो विदेश में इलाज अफोर्ड नहीं कर सकता, उसे यहाँ वह सुविधा प्रदान की जा सकती है। उन्होंने आगे लिखा है कि इससे रोजगार की अनंत संभावनाओं के द्वार खुलेंगे और यह खूबसूरत यूनियन टेरिटरी मेडिकल टूरिज्म का हब बन सकता है। फारूक साहब, आपके सुझावों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य सुविधाओं और उससे जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए अभूतपूर्व प्रयास किए गए हैं। आज अनेकों हेल्थ पैरामीटर्स पर हमारा परफॉर्मेंस नेशनल एवरेज से बहुत बेहतर हुआ है। मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ आने वाले 2 वर्षों में हेल्थ सेक्टर की रैंकिंग में हम देश के शीर्ष राज्यों और यूनियन टेरिटरी में गिने जाएंगे। जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्रियलाइजेशन के अभियान में हम मेडी सिटी स्थापित करने के प्रपोजल पर काम कर रहे हैं। अभी तक 4400 करोड़ रुपए के 22 प्रस्ताव मेडी सिटी बनाने के लिए स्वीकृत किए गए हैं और लगभग 1000 अतिरिक्त एमबीबीएस सीटें भी जोड़ी जाएंगी। निश्चित रूप से आपका सुझाव स्वागत योग्य है और सिर्फ कश्मीर वैली ही नहीं बल्कि जम्मू संभाग के अनेक जिले ऐसे हैं जो किसी भी विदेशी स्थल से कम खूबसूरत नहीं है। वहाँ भी ये सुविधा उपलब्ध कराई जाए, इसके लिए शिद्दत से प्रयास किया जाएगा। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट को आपके सुझाव का अध्ययन करने और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती है। बापू अक्सर एक बात कहा करते थे कि कभी भी अपना काम दूसरों पर मत डालो, स्वयं जितना बने उतना करो। इसलिए दूसरे की चिंता किए बगैर हमें आगे आकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप गांधी जयंती पर अपने क्षेत्र में श्रमदान में अवश्य हिस्सा लें और स्वच्छता अभियान को गति दें। यही बापू को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। 2 अक्टूबर को ही जय जवान जय किसान का नारा देकर राष्ट्र शक्ति को जागृत करने वाले महान व्यक्तित्व एवं देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जन्म जयंती है। शास्त्री जी कर्मयोगी थे। वो अक्सर गुरु नानक जी का एक दोहा गुनगुनाते थे, नानक नन्हे होई रहे जैसे नन्ही दूब और रूख सब सूखी हैं डूब रहेगी डूब। मैं आप सभी से इन 2 महान विभूतियों के दिखाए हुए मार्ग का अनुसरण करने का आग्रह करता हूँ। सभी नागरिकों को नवरात्रि एवं दुर्गा पूजा की भी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद।